नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के भूगोल को पढ़ा और हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ लिया। राजस्थान का सामान्य परिचय सीधा सीधा आपके मानचित्र से संबंधित वो सामान्य परिचय यदि आप मानचित्र से पढ़ेंगे और मेरे अनुसार बताए अनुसार नोट्स वगैरह के अनुसार पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। उसके लिए आपके पास राजनीतिक मानचित्र होना चाहिए राजस्थान का, जिसमें अलग अलग जिले दिए होंगे। एक एक जिले के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो सब चीज़ें आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, उसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि वो बेसिक चीज़ है और उसको समझने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आज हम नया टॉपिक यहाँ पे प्रारंभ करेंगे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं आज नया टॉपिक, राजस्थान के भौतिक भौतिक प्रदेश। अब भौतिक प्रदेश, सबसे पहले बात आती थी कि भौतिक प्रदेश क्या होता है, तो भौतिक प्रदेश देख लेते हैं। किसी भी देश को या प्रदेश को, कोई भी देश हो या प्रदेश हो, यदि हम उसे उच्चावच के आधार पर, उच्चावच को इंग्लिश में कहते हैं रिलीफ। उच्चावच में ऊंचे स्थान भी आ गए और निचले, यानी ऊपरी और निचले स्थानों को मिलाकर एक सामूहिक रूप से उन्हें कहा जाता है उच्चावच, जिसमें ऊपर उठे हुए नीचे बैठे हुए सब जो स्थला करती है वो उसमें आ जाती है। तो उच्चावच के आधार पर यदि हम देखें धरातल का स्वरूप, और किसके आधार पर, उच्चावच के आधार पर धरातल का स्वरूप कैसा है उसे हम क्या कहते हैं, एक भौतिक प्रदेश। अब धरातल का स्वरूप कैसा हो सकता है, पर्वत, पठार, मैदान या मरुस्थल हो सकता है। तो इनमें से भी कोई भी एक स्वरूप हो पूरे क्षेत्र का, तो हम ये कह सकते हैं कि वह एक भौतिक प्रदेश है। जैसे हमने भारत का भूगोल में आपको पढ़ा चुका हूं, भारत का भूगोल जब हमने पढ़ा था वह हमने देखा कि भारत के भूगोल में हिमालय पूरा एक पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान पूरा एक मैदानी प्रदेश है जो नदियों ने बनाया था। ऐसे ही नीचे भारत का निचला भाग प्रायद्वीप भाग है, प्रायद्वीप का पठार है जिसे हम दक्षिण का पठार कहते हैं। तो इनमें से कोई विशेषता वहां देखने को आपको मिलेगी। तो उच्चावच के आधार पर यदि धरातल का स्वरूप एक निश्चित है तो उसको एक स्वरूप को हम एक भौतिक प्रदेश सामान्य रूप से कहते हैं। तो और इसके अलावा और भी, जैसे वहाँ ताप, जलवायु, वायु दाब की परिस्थितियाँ एक जैसी हो तो भी हम उसे एक भौतिक प्रदेश कह सकते हैं। तो कोई भी देश या प्रदेश में या किसी भी क्षेत्र में उच्चावच के आधार पर, यानी भौतिक जो उसके लक्षण है उसके आधार पर, या जो उसकी भौतिक परिस्थितियाँ ताप दाब, वायु दाब, आर्द्रता, वर्षा के आधार पर उस क्षेत्र को विभाजित किया जाता है और उसको एक भौतिक प्रदेश की संज्ञा दी जा सकती है। अब कोई भी देश या प्रदेश कई सारे भौतिक प्रदेशों में विभाजित हो सकता है। यह हम आज राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। अब पर्वत, पठार, मैदान ये देख लेते हैं। ये कैसे, अपन कोई भी ऊपर उठा हुआ स्थलाकृतिक भाग है जिसका ढाल काफी तीव्र है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पर्वत। पर्वत वैसे तो काफी ऊंचे स्थानों को पर्वत कहते हैं। 1800 मीटर या 2000 मीटर के ऊपर के भाग को 1800 मीटर से ऊंचे पर्वत कहते हैं सामान्य रूप से। फिर पठार की बात करें, पठार ऊपर से थोड़ा समतल भाग है ऊपर से, ये हो गया पठार। पठार 500 से 600 मीटर तक ऊंचा हो सकता है।
पठार की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई जो है समुद्र तल से मापी जाती है। तो पर्वत के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? पठार। तो ये पठार हो गया। बात करें मैदान, मैदान यानी जो समतल मैदान है, समतल क्षेत्र, क्या कहलाता है सामान्य से? मैदान। सामान्य मैदान भी हो सकते हैं, नदियों के द्वारा निर्मित भी हो सकते हैं। तो इसके नीचे फिर यहाँ पे मैदान आ गया, और मैदान के भी नीचे यहां पर ये समुद्र तल, फिर समुद्र तल आ जाता है। मैदानों के आसपास ही मरुस्थल भी होते हैं। समुद्र तल जो कि पूरी दुनिया में एक जैसा है, तो समुद्र तल जो है दुनिया में एक जैसा रहता है। जैसे आप किसी बर्तन में पानी भरिए, ऊपर का जो तल है जो हमें नजर आता है वो एक जैसा रहता है सीधा, तो वो पूरी पृथ्वी पर समुद्र तल जो है एक जैसा रहता है। तो सबसे निचला भाग समुद्र तल, इसलिए समुद्र तल से ऊंचाई का मापन किया जाता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैदान थोड़े ऊंचे, मैदान मरुस्थल भी, पठार सब उससे ऊंचे, फिर पर्वत उससे भी ऊंचे होते हैं। सामान्यतः 1800 मीटर से ऊंचे पर्वत को ही पर्वत कहते हैं, लेकिन इससे कम हो तो उसे हम पहाड़ी या पर्वत भी सामान्य भाषा में कह देते हैं। सामान्यतः जो पर्वत है कम से कम दूर से 500 मीटर दिखना चाहिए हमें धरातल से, तो हम कहेंगे कि 500 मीटर के लगभग है धरातल से, या तो हम ये कहते हैं कि ये पर्वत ही है। मैं यहाँ समुद्र तल से नहीं, धरातल से कह रहा हूँ। धरातल से यदि 500 मीटर थोड़ा ऊंचा दिखता है हमें कोई क्षेत्र, समुद्र से तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है 800 या जा, तो भी हम उसे पर्वत कह देते हैं सामान्य रूप से। दूर से दिखने में वो पर्वत जैसा होना चाहिए, उसके ढाल जो है थोड़ा तिरव होना चाहिए। 45 डिग्री बोलते हैं ढाल को, कि 45 डिग्री है लगभग तो पर्वत है, 45 से कम है तो फिर पहाड़ी है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है। तो ये एक सामान्य धरातल का स्वरूप हमें पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल के रूप में देखने को मिल सकता है। सबसे नीचे समुद्र तल होता है। समुद्र तल पूरे विश्व में बराबर है, ऊंचाई का मापन समुद्र तल से किया जाता है। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। अब एक चीज और मैं यहां समझाता हूं, वैसे मैं आपको समझा चुका हूं भारत के भूगोल में, फिर भी मैं आपको यहां समझाने का प्रयास करता हूं। प्रारंभ में जब पृथ्वी बन रही थी तो पृथ्वी दो खंडों में विभाजित थी, स्थल और इसके चारों ओर क्या था? जल। स्थल भाग यानी जो भूमि है वो भूमि, और उसके चारों ओर जल ही जल था पृथ्वी। स्थल को नाम दिया गया पेंजिया और जल को नाम दिया गया पेंथाल्स। ये जो थ्योरी थी वैगनर महोदय ने दी थी, बेल्जियम के वैगनर महोदय, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस युग में ये युग वगैरह काल समय क्या होता है ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। कार्बोनिफेरस युग में ये घटनाएं हुई कि पृथ्वी इस भाग में थी, और पृथ्वी का में जब गति उत्पन्न हुई, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने लगी, तो इस पेंजिया का यानी स्थल भाग का विभाजन हो गया। इस तरह से यह दो भागों में टूट गया। ऊपरी भाग कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। फिर इनके बीच में जो जली भाग आया, इसको कहा गया टेथिस सागर। इसको कहा गया टेथिस सागर, इसको नाम दिया गया टेथिस सागर। अब विश्व में जो उत्तर के महाद्वीप हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ये सब तो किससे बने? ज्यादातर अंगारा लैंड से।
और दक्षिण के जो महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका, भारत, अफ्रीका और ओशनिया। ओशनिया जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं, बहुत से उसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप ओशनिया को कहा जाता है। भारत आप कहेंगे एशिया का भाग है, भारत दक्षिण एशिया में है। भारत का भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, क्योंकि ये प्लेट उधर जाकर टकराई गोंडवाना लैंड से अलग होकर और एशिया से जुड़ गई बाद में, तो वो एक अलग थ्योरी है। तो ये महाद्वीप इनसे बने। बीच बीच में 33 सागर के अवशेष भी आए, कहीं मैदान बने, कहीं मरुस्थल बने, अलग अलग जगह। तो ये थ्योरी मैं पहले भी समझा चुका हूं, मैंने आज एक बार और समझा दी। अब भारत में या तो 33 सागर के अवशेष है या गोंडवाना लैंड के अवशेष है भारत में, तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान में भी इन दोनों के अवशेष ही ज्यादा मिलेंगे। तो राजस्थान में या तो गोंडवाना लैंड के अवशेष ज्यादा या 33 सागर के अवशेष ज्यादा पाए जाएंगे। ये मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा था। इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए, जिन्होंने भारत का भूगोल नहीं पढ़ा मुझसे, वो इसको एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अब इसमें, और इसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि कभी ये पूछ लिया जाए, सामान्यतः पूछता तो नहीं है यहां से, कि ये जो पेंजिया का जो विभाजन हुआ है, तो इसके विभाजन का कारण क्या है। विभाजन का कारण पूछ ले जाए, मान लीजिए कभी, जैसे आरएस में या बड़े एग्जाम में, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर काम करता है, और पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है। तो ये जब गुरुत्वाकर्षण दोनों के कार्य करते हैं, तो इसका विभाजन होना निश्चित हो गया था, और इसका विभाजन हुआ उनके गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो यह हो गया सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये इसके विभाजन का कारण रहा था। मैंने यहां और अच्छे से समझा दिया है, नोट कर लीजिए आप। फिर आगे बढ़ते हैं हम, वापस भौतिक प्रदेश पे आते हैं हम। अब बात करते हैं वापस राजस्थान की। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में जो विभाजित किया गया है, वर्तमान में तो 4 भाग है, लेकिन जो सबसे पहले विभाजित किया था, तो लिखेंगे सबसे पहले 1968 सर्वप्रथम राजस्थान प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने, प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। सबसे पहले प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने 1968 में यह उन्होंने विभाजन दे दिया था 7 भागों में। अब 7 भाग कौन कौन से थे वो भी हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला पश्चिमी शुष्क, मैं चित्र बना देता हूं एक राजस्थान का पहले। इस तरह राजस्थान का मानचित्र एक छोटा सा, केवल समझने का प्रयास कीजिएगा। एक भाग पश्चिमी शुष्क प्रदेश, एक भाग ये, दूसरा ऐसे ही, तीसरा
भाग बना, एक भाग ये बना और एक भाग चंबल नदी वाला है। ये वाला एक, ये वाला फिर इधर एक ये बना था। देखिए, एक नंबर जो आपको नजर आ रहा है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, फिर दूसरा है इधर 2 नंबर पश्चिमी शुष्क प्रदेश के बाद अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क और अर्ध शुष्क में केवल वर्षा का अंतर होता है। जब 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, सॉरी माफ कीजिएगा, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा तो अर्ध शुष्क, 25 सेंटीमीटर से कम तो शुष्क कहलाता है। ये हम पढ़ेंगे आगे भी। तीसरा नहरी क्षेत्र, ये 3 नंबर ऊपर वाला गंगानगर हनुमानगढ़ के कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं। चौथे नंबर पे अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। पांचवा है पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश, पांच नंबर पे पूरा पूर्वी और कृषि प्रदेश भी और औद्योगिक भी है। 6 नंबर दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। 6 नंबर में हाड़ौती का पठार और कुछ चित्तौड़ और बांसवाड़ा तक के कुछ क्षेत्र इसमें ही आ रहे हैं। ये वाली लाइन पूरी जो नजर आ रही है आपको इस लाइन के उधर 6 नंबर में दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश शामिल किया गया। फिर चंबल नदी का मैंने एरिया बनाया नीला, थोड़ा जो डार्क है, और उस पर जो रेड लाइन से क्रॉस किया है ये पूरा चंबल के बीहड़ वाला क्षेत्र। चंबल बीहड़, चंबल के बीहड़ को उन्होंने अलग कैटेगरी में रखा और नहर को भी अलग रखा, और इसको भी इन्होंने 2 भागों में शुष्क और अर्ध शुष्क में बांट दिया था। तो इस वजह से ये 7 भागों में इन्होंने सबसे पहले बांटा था। आप नोट कर लीजिए एक बार या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर एस के सेन, इन्होंने इसके बाद बांटा 3 भागों में। तीन भागों में विभाजन किया इन्होंने राजस्थान का, प्रोफेसर एस के सेन ने। इसके बाद प्रोफेसर रामलोचन सिंह, रामलोचन सिंह जी ने जो विभाजन किया राजस्थान का भौतिक प्रदेशों में, 2 बड़े भाग बनाए, 4 उपभाग बनाए और 12 लघु प्रदेश इन्होंने बनाए। यानी 2 तो बड़े भाग बनाए, 4 उपभाग बनाए उसके, और 12 छोटे छोटे लघु प्रदेशों में इन्होंने विभाजन किया राजस्थान को। ये इन्होंने विभाजित किया था। फिर बाद में
1994 की बात करते हैं हम। 1994 में प्रोफेसर A.K. तिवारी जी एवं डॉक्टर H.M. सक्सेना जी ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया किन्होंने? प्रोफेसर A.K. तिवारी जी और H.M. सक्सेना, जो हम वर्तमान में पढ़ते भी हैं। अब इन्होंने जो आधार माना, वो आधार क्या माना उन्होंने? एक तो धरातल का स्वरूप कैसा है, उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, और नदी क्षेत्रों का भी इन्होंने ध्यान रखा। तो धरातल का स्वरूप देखा, जलवायु का विशेषताएं देखी, और नदी क्षेत्र के आधार पर भी इन्होंने सोच समझकर विभाजन दिया, और कितने? 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। तो अब वर्तमान में हम इनको पढ़ते हैं, 4 भागों को हम पढ़ते हैं आज सामान्य तौर पे। तो आप एक बार नोट कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन्होंने जो ये बांटा, इसका इन्होंने एक किताब लिखी, और उस किताब का जो नाम था, उस किताब में इन्होंने ये 4 वर्णन किया भौतिक प्रदेशों का। किताब का नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। जो इन्होंने किताब लिखी इन दोनों ने मिलकर, उसका नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। इस किताब में इन्होंने भौतिक प्रदेशों का वर्णन किया, 4 भौतिक प्रदेशों का वर्णन किया। नोट कर लीजिए आप। तो देखते हैं इन्होंने कौन कौन से 4 भागों में बांटा, वो भी हम देख लेते हैं। प्रोफेसर तिवारी जी और सक्सेना जी ने, जो डॉक्टर सक्सेना जी ने बांटा, उनको देख लेते हैं हम। तो वर्तमान में राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। 4 कौन कौन से? देखिए, पहला उत्तर पश्चिम का मरुस्थल प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। इन 4 भागों में विभाजित किया तिवारी जी ने और सक्सेना जी ने। अब इसका चित्र भी हम बना लेते हैं, एक छोटा सा समझने के लिए। चित्र में इधर बना देता हूं, इधर छोटा सा एक समझने के लिए। जैसे एक छोटा सा चित्र समझने का प्रयास कीजिएगा। एक
1 के बाद फिर ये 2 3 4। 1 नंबर में उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश आ गया, 2 नंबर में अरावली पर्वतीय प्रदेश आ गया, 3 नंबर में पूर्वी मैदानी, और 4 नंबर यहाँ तक जो बांसवाड़ा तक है, इधर तक हाड़ौती के भी थोड़ा इधर तक, ये 4 नंबर में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में आ गया। तो आप एक बार नोट कर लीजिए। अब इनकी बात करते हैं हम कि भारत के भौतिक प्रदेश हमने पढ़े, भारत के संदर्भ में भी हम देख लेते हैं ये किन किन भागों में आते हैं। तो भारत में हमने पढ़े 6 भौतिक प्रदेश थे जो हमने एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़े। तो उस हिसाब से यहां लिख लो ये भारत के संदर्भ, ये आता है थार मरुस्थल प्रदेश में। जो भौतिक प्रदेश हमने पढ़ा थार का मरुस्थल भारत में के भौतिक प्रदेशों में, उसमें ये आता है थार मरुस्थल प्रदेश में। ये वाला आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये वाला जो ये आता है प्रायद्वीप पठार में। प्रायद्वीप पठार में पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये आता है उत्तर का विशाल मैदान। और ये जो हाड़ौती का पठार है ये भी आता है प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार या दक्षिण का पठार जिसे कहते हैं, उन भागों का ये हिस्सा है भारत के संदर्भ में। तो यहाँ भारत का संदर्भ याद रखिएगा, ये हमने भारत के संदर्भ में बनाया है। ये वाला थार और ये भौतिक जो प्रदेश हैं ये भारत के हैं और उनके हिस्से हैं ये राजस्थान में। तो उसके संदर्भ में नोट कर लीजिए आप एक बार। तो यह और इनका क्षेत्र ये भी बना लीजिएगा छोटा सा एक समझने के लिए। आशा है आपको समझ में आया होगा कौन से भौतिक प्रदेश है भारत के और किन के भाग है। जो राजस्थान वाले वो उनके भाग आते हैं भारत के संदर्भ में। तो मैं मिटाता हूं इसको। अब यदि प्रश्न पूछा जाए इनके निर्माण का क्रम, इन 4 भौतिक प्रदेशों के निर्माण का क्रम, भौतिक प्रदेशों के निर्माण का क्रम जो है वो देख लेते हैं हम। अरावली सबसे पहले बना, सबसे प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वत। तो फर्स्ट पे तो ये आ गया, सबसे पहले अरावली पर्वत बना। फिर उसके बाद बना आपके दक्षिण पूर्व पठार प्रदेश जो है वो बना। फिर बना पूर्वी मैदान और सबसे बाद में बना आपके मरुस्थल। ये इनका क्रम है। तो मरुस्थल सबसे नया भौतिक प्रदेश है राजस्थान में और सबसे प्राचीन अरावली। तो सेकंड ये बना, फिर थर्ड ये बना और फोर्थ नंबर पे सबसे बाद में ये बना। इसीलिए कहते हैं कि जो ये मरुस्थल है वो एक युवा एवं नवीन मरुस्थल है। वो भी हम वहाँ लिखेंगे और फिर समझेंगे। तो ये इनके निर्माण का क्रम है भौतिक प्रदेश कब कब ये बने। कभी भी इनका निर्माण का क्रम भी 1 नंबर में 1.5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है। तो यहाँ पर हमने समझा कि भौतिक प्रदेशों का कैसे कैसे विभाजन किया गया। अब 4 भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान में। चारों को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे और ये अध्ययन करेंगे हम अब पहले भौतिक प्रदेश का अगले वीडियो में। तब तक आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। राजस्थान के मैप को पढ़ते रहिए, एक एक जिले के बारे में ध्यान रखिए, कौन सा जिला कहाँ है उसका अध्ययन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।